नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुभ मंगल हाउसिंग सोसाइटी में कुल 10 विंग थे। प्रत्येक में 70-70 फ्लैट थे। कुल मिलाकर 700 फ्लैट। बड़ी ही प्लान्ड टाउनशिप थी। उस टाउनशिप के डी ब्लॉक में रहते थे मगन भाई शाह। उनका एक रेस्टोरेंट था और दोनों सिर्फ पति पत्नी ही रहते थे। टाउनशिप में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम थी। टाउनशिप के बीचों बीच स्थित पार्क में गणेश प्रतिमा की झांकी सजाई गई थी और हर रोज एक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता था। नियमानुसार आज का कार्यक्रम भी रात ठीक 10 बजे खत्म हो गया था। सब लोग घरों को लौट चुके थे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डी ब्लॉक के बाजू वाले ब्लॉक के घुमंतु से निवासी मिस्टर फ्रेडरिक ने घूमते घूमते अपनी जेब में रखी शीशी निकाली और उससे 2 घूंट पीकर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी डी ब्लैक के पोर्च के सामने एक कार आकर रुकी। वहां पहले से प्रतीक्षारत मगन भाई आगे बढ़कर बोले, आइए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। उस गाड़ी में से शहर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डा राघवन उतरे। डॉक्टर राघवन को सभी जानते थे। मगन भाई उन्हें लेकर सीधे अपने फ्लैट की ओर बढ़े। तभी मिस्टर फ्रेडरिक ने पूछ लिया, क्या बात है मगन भाई, कौन बीमार हो गया? मगन भाई जल्दी से बोले, मेरे चाचा जी, जो अभी परसों ही हमारे घर रहने आए हैं, वही बेहोश हो गए हैं। मगन भाई डॉक्टर को लेकर लिफ्ट की ओर चले गए। इधर फ्रेडरिक जी ने सोचा इतनी रात गए मगन भाई को किसी मदद की जरूरत हो सकती है, इसलिए वे भी दूसरी लिफ्ट से उनके फ्लैट की ओर चल दिए। मगन भाई के फ्लैट में आने पर मिस्टर फ्रेडरिक ने देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला ही है और अंदर से रोने की आवाज आ रही है। वे सीधे भीतर दाखिल हो गए। अंदर डॉक्टर साहब की आवाज आ रही थी, इनका नाम बता दीजिए, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना दूंगा, कल सुबह ले लीजिएगा। यह सुनकर मिस्टर फ्रेडरिक स्तब्ध रह गए। उन्हें पता चल गया कि मगन भाई के चाचा जी स्वर्ग सिधार गए। वे भीतर बेडरूम में दाखिल हो गए। उन्हें देखकर मगन भाई और उनकी स्त्री दोनों ही चौंक उठे। फिर मगन भाई आगे आए तो फ्रेडरिक जी बोले, मगन भाई, जाने वाले को कौन रोक सका है? आप धीरज रखो और मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। मगन भाई ने उनका शुक्रिया अदा किया और वे उन्हें और डॉक्टर को लिफ्ट से छोड़कर वापस आ गए। मगन भाई के बाजू वाले फ्लैट में प्रदीप जी रहते हैं और आजकल उनके घर पर हमारे अर्धेदु मास्टर सपत्नी घूमने आए हुए हैं। अर्धेदु मास्टर से आप सब रक्तवर्ण नीलम कहानी में मिल चुके हैं। कैसे उन्होंने सनातन बाबू के हत्यारों को पकड़ने में इंस्पेक्टर शमशेर की मदद की थी, ये सब जानने के लिए कृपया रक्तवर्ण नीलम के सारे भाग पढ़े। इस वक्त प्रदीप जी के घर पर डिनर के बाद सब लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी बगल के फ्लैट से रोने की आवाज सुनकर अर्धेदु बाबू ने प्रश्नवाचक नजरों से प्रदीप जी को देखा। उन्होंने भी कंधे उचकाकर अनभिज्ञता प्रकट की। तब अर्धेदु ने कहा, यह तो रोने की आवाज है, हमें चलकर देखना चाहिए। यह सुनकर प्रदीप जी बोले, चलिए देखा जाए। प्रदीप जी दरवाजा खोलकर बाहर निकले ही थे कि मगन भाई लिफ्ट से निकलते दिखाई दिए। प्रदीप जी ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, ये रोने की आवाज कैसी है? तो मगन भाई आंखों में आंसू भरकर बोले, मेरे चाचा जी गुजर गए। सुनकर प्रदीप जी और अर्धेदु ने उन्हें सांत्वना दी। तभी आजू बाजू के फ्लैट से भी लोग निकलकर एकत्रित हो गए। सब लोग मगन भाई के साथ ही फ्लैट में आए। फिर जैसे जैसे रात गहराने लगी, मगन भाई ने सबको वापस भेज दिया। बोले, सुबह हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, रात सब लोग आराम कर लीजिए। अगले दिन मगन भाई के चाचा की अंतिम क्रिया में सब लोग व्यस्त रहे। उसके एक दिन बाद मगन भाई गणेश पंडाल में आए। सब उनके आसपास आ गए। वे कुछ परेशानी में लग रहे थे। तभी अर्धेदु ने पूछ लिया, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? मगन भाई रुआसी आवाज में बोले, क्या बताऊं भाई साहब, परसों रात चाचा जी के देहांत के बाद हम सब उनके क्रियाकर्म में व्यस्त रहे।
मेरा ध्यान ही नहीं गया कि उस रोज दिन को निकलने के बाद से चाचा जी का विश्वस्त नौकर सोमेश वापस ही नहीं लौटा है। अर्धेदु ने पूछा, आपने पुलिस में रिपोर्ट की क्या? मगन भाई बोले, नहीं, अभी तो हम सब चाचा जी को लेकर ही व्यस्त रहे थे। आज रात और देख ले, कल सुबह रिपोर्ट कर देंगे। सोमेश का फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, इसलिए उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। मगन भाई थोड़ा विचलित नजर आ रहे थे। वे बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। अर्धेदु की नजरों ने इसे ताड़ लिया। वो बोला, मगन भाई, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चलिए आपको घर तक छोड़ दूं। उन्होंने प्रदीप जी को इशारा किया और वे दोनों अपने साथ मगन भाई को लेकर ऊपर आ गए। शिष्टाचारवश मगन भाई की पत्नी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना लाती हूं। प्रदीप मना करने ही जा रहे थे कि अर्धेदु बोल पड़ा, भाभी, इस वक्त चाय की बड़ी तलब महसूस हो रही है। और वो सोफे पर बैठ गया। उसकी नजर चारों ओर घूम रही थी। उसने देखा किचन के पास एक बहुत बड़ा डीप फ्रीजर रखा हुआ है और पास ही डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी सब्जियां रखी हैं, जिन्हें टोकनियों में भर कर रखा गया है। उसने उत्सुकता से पूछा, ये सारी सब्जियां इस तरह डीप फ्रीजर से बाहर क्यों रखी है? मगन भाई न जवाब दिया। दरअसल आजकल हमारा रेस्टोरेंट रिनोवेशन के लिए बंद चल रहा है और हम तो बाजार से हफ्ते भर की सारी सब्जियां थोक में खरीद कर रखते हैं। ये सब्जियां फ्रीजर में पड़े सड़ जाएंगी, इसलिए इनको कल के गणेश मंडप के भंडारे हेतु दे दिया है। कार्यकर्ता अभी इन्हें उठा ले जाएंगे। अर्धेदु ने सर हिलाया। फिर वो उठा और ड्राइंग रूम की सभी वस्तुओं को गौर से देखने लगा। उनकी इस हरकत से मगन भाई के साथ प्रदीप जी भी असुविधा सी महसूस कर रहे थे, मगर वो अपनी धुन में ही व्यस्त था। सभी वस्तुओं का अवलोकन करने के बाद अर्धेदु दीवार पर टंगी एक फोटो के सामने रुका। उसने गौर से फोटो देखी, फिर आसपास देखा। सभी अपने में मग्न थे। उसने चुपके से उस फोटो की एक फोटो मोबाइल पर खींच ली। अर्धेदु सारे ड्राइंग रूम में घूमकर सोफे पर आकर बैठ गया। तभी चाय आ गई। सबने चाय पी और प्रदीप जी अर्धेदु के साथ वापस आ गए। रास्ते में उन्होंने अर्धेदु से पूछा कि वो मगन भाई के घर पर ऐसी बेहुदा हरकत क्यों कर रहा था। अर्धेदु हल्के से मुस्कुरा कर बोला, प्रदीप भाई, कल सुबह जरा मगन भाई के रेस्टोरेंट पर चलेंगे। प्रदीप जी चौंक कर बोले, अब वहां क्या है? अर्धेदु बोला, चलिएगा तो पता चलेगा। अगले दिन सुबह नाश्ता करके वे दोनों मगन भाई के रेस्टोरेंट पर गए। वहां ताला लगा हुआ था। अर्धेदु ताक-झांक कर रहा था। तभी एक वॉचमैन आया और पूछा, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? प्रदीप जी कुछ कहते, इसके पहले ही अर्धेदु ने कहा, हम सरकारी दफ्तर से आ रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की शिकायत आई थी, इसलिए देखने चले आए। कब खुलेगा ये? वॉचमैन बोला, अरे साहब, आप लोगों को पता नहीं, ये रेस्टोरेंट तो सरकारी आदेश से ही बंद है। कुछ टैक्स वगैरह का लफड़ा है। अर्धेदु बोला, कितना टैक्स बकाया है, कुछ पता है तुम्हें? वो बोला, ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर सुना था कि करीब 12 लाख रुपए टैक्स और ब्याज के 2.5 लाख रुपए बकाया है। अर्थपूर्ण नजरों से प्रदीप जी को देखा। वे निर्विकार खड़े थे। अर्धेदु बोला, चलिए चलते हैं। अर्धे ने कहा, प्रदीप जी, आपको कुछ समझ आया? मुझे तो मगन भाई के चाचा जी की मृत्यु रहस्यमय लग रही है। फिर अचानक वो बोला, चलिए हम लोग डॉक्टर राघवन से मिलने चलते हैं। प्रदीप जी चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, सच बताओ अर्धेदु, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है? वो कुछ बोला नहीं, कहा, बस देखते रहो प्रदीप भाई, शायद बोतल में से जिन्न निकलने ही वाला है। प्रदीप जी की समझ में कुछ भी नहीं आया, मगर वे चल पड़े उसे लेकर डॉक्टर राघवन के पास। उस वक्त दोपहर हो रही थी। राघवन के क्लिनिक में खासी भीड़ थी, मगर अर्धेदु ने उनकी रिसेप्शनिस्ट को न जाने क्या कहा कि उसने फौरन अर्धेदु को चेंबर से सटे वेटिंग रूम में आने का इशारा किया। अर्धेदु ने प्रदीप जी को बाहर ही ठहरने का इशारा किया और भीतर चला गया। 20 मिनट बाद वो बाहर आया और बोला, चलिए प्रदीप जी, अब एसपी साहब से मिलने चलेंगे। हैरान प्रदीप जी बोले, बात क्या है भाई, कुछ तो खुलासा करो। अदु बोला, आप बस चुपचाप तमाशा देखो। और वे एसपी साहब के ऑफिस पहुंचे। अर्धेदु ने दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल से कुछ बात की, फिर पर्ची में अपना नाम लिखकर दे दिया। वो उसे लेकर अंदर गया और तुरंत वापस लौटा। उसने अर्धेदु के लिए दरवाजा खोल दिया।
वो भीतर चला गया। 5 मिनट में हग वो बाहर आ गया और हड़बड़ाहट में प्रदीप जी से बोला, चलिए भाई साहब, तुरंत अपार्टमेंट चले, वहां आज बहुत कुछ घटने जा रहा है। प्रदीप जी हतप्रभ से उसके साथ चल दिए। वे अपार्टमेंट में आ गए। अर्धेदू ने उनसे कहा, सीधे मनसुख भाई के फ्लैट में चलिए, वे या तो निकल चुके होंगे या फिर निकलने वाले ही होंगे। हैरान से प्रदीप भाई अर्धेदू के साथ दौड़ते हुए मनसुख भाई के फ्लैट पहुंचे। उस समय मनसुख भाई अपने फ्लैट से सामान निकालकर लिफ्ट में जमा रहे थे। अर्धेदू के वहां पहुंचते ही वे चौंके। अर्धेदू बोला, मनसुख भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, चलिए 10 मिनट आपसे बात करना है। मनसुख भाई तुनकते हुए बोले, आप हैं कौन जो मैं आपसे बात करूं? जाइए अपना काम देखिए, चलिए जाइए जाइए। अर्धेदू ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और खींचकर उन्हें फ्लैट के अंदर ले जाने लगा। मनसुख भाई जोर से चिल्लाए, आप मुझे छोड़िए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उनकी पत्नी नज पीछे से अर्धेदू को पकड़कर झकझोरा। तभी एक आवाज गूंजी, मनसुख भाई शांत हो जाइए, आप कहीं नहीं जा रहे। सबने नजर उठाकर देखा, सामने एसपी साहब सदलबल खड़े थे। साथ ही प्रेस रिपोर्ट्स की भीड़ भी थी। मनसुख भाई ढीले पड़ गए। सब लोग भीतर आ गए। एसपी साहब के साथ डॉक्टर राघवन भी थे। भीतर से पुलिस ने डीप फ्रीजर में से एक लाश बरामद की जो मनसुख भाई के चाचा जी की थी, जिनकी हत्या की गई थी, और लाश डीप फ्रीजर में छुपा दी गई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर थोड़ी देर में पुलिस मनसुख भाई और उनकी पत्नी को लेकर चली गई। उनका फ्लैट सील किया गया और एसपी साहब ने नीचे पार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी साहब ने बताया, अर्धेदू वास्तव में केंद्रीय सेवा में स्पेशल एजेंट बन गए हैं और उन्हें यहां मनसुख भाई के घर जाते ही कुछ शक हुआ था। उन्होंने उनके घर पर जाकर दीवार में टंगी फोटो की तस्वीर अपने मोबाइल पर उतारकर पहले राघवन को दिखाई और पूछा कि क्या उन्होंने इस व्यक्ति का इलाज किया था। इस पर उन्होंने इनकार किया था। फिर वो मेरे पास आए और मुझे अपने शक से अलग कराया। मैंने तुरंत नाकेबंदी करवाई। अर्धेदू जी को शक था कि लाश डीप फ्रीजर में है, क्योंकि उस रोज डीप फ्रीजर की सारी सब्जियों को बाहर निकाल कर रख दिया गया था। एक पत्रकार ने पूछा, मगर इस हत्याकांड का सच क्या है? एसपी साहब बोले, दरअसल ये सब एक संयोग का फायदा उठाने और लालच की वजह से हुआ। मनसुख भाई के चाचा जी के नौकर सोमेश को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसी रोज चाचा जी ने हीरो का एक 25 लाख का सौदा किया था और पैसे नगद उनके पास थे। इधर मनसुख भाई का रेस्टोरेंट टैक्स और ब्याज के लगभग 15 लाख रुपए न चुका पाने से बंद हो गया था। इसलिए मनसुख भाई और उनकी पत्नी ने इस आपदा में अवसर ढूंढा। उन्होंने राघवन को सोमेश की लाश दिखाकर चाचा जी के नाम की डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। ये पोल अर्धेदू के राघवन को फोटो दिखाने से खुली और देर रात लगभग रात 3 बजे जब चाचा जी आए तो उन्हें मिस्टर फ्रेडरिक ने देखा था और ये बात उन्होंने अर्धेदू को सामान्य पूछताछ के दौरान बताई थी। इधर पहले से तैयार दोनों पति पत्नी ने मिलकर उनकी हत्या करके लाश डीप फ्रीजर में छुपा दी। इन दोनों ने पैसे अपने पास रख लिए और आज सुबह की फ्लाइट बुक करा ली चेन्नई जाने के लिए। अदू जी के कहने पर हमने एयरपोर्ट पर आज की फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट बुलवाई और इन दोनों का पता लगा लिया। बस इस प्रकार अर्धेदू जी की बदौलत एक कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर मिस्ट्री सुलझाई जा सकी, जिसमें नकली व्यक्ति की लाश दिखाकर लूट और हत्या को अंजाम दिया गया था। नकली मुर्दे का रहस्य इस प्रकार सुलझा। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। शाम गिरने लगी थी। दिसंबर का महीना और ऊपर से हल्की बौछारें भी पड़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और नीला उस सुनसान सड़क पर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रही थी। सड़क पर धुंध की वजह से ज्यादा दूर तक देखना भी संभव नहीं हो पा रहा था। बाईं ओर के मोड़ को पार करके वो सीधी सड़क पर पहुंच गई थी। अभी भी यहां से उसका ठिकाना लगभग 40 किलोमीटर दूर था। एयर कंडीशन गाड़ी में हीटर चल रहा था, सो बाहर की ठंड का थोड़ा भी एहसास अंदर नहीं हो रहा था। नीला सड़क पर नजर दौड़ाते चल रही थी। अचानक उसे लगा कि थोड़ी दूर पर एक घने पीपल के नीचे कोई खड़ा है। वो चौंकी कि इस सुनसान जगह पर ऐसे मौसम में कौन हो सकता है। खैर,
गाड़ी पेड़ के नजदीक पहुंची तो उसने देखा एक संभ्रांत सी अधेड़ उम्र की औरत, जिसने सलीके से एक सामान्य सी सूती साड़ी पहन रखी थी और सर पर पल्लू भी ले रखा था, उसे हाथ से रुकने का इशारा कर रही है। नीला ने एक पल कुछ सोचा, फिर निश्चय किया कि एक सामान्य सी दिख रही औरत ही तो है, शायद किसी मुसीबत में है, देखते हैं क्या कह रही है। वैसे भी नीला एक निडर और एडवेंचर पसंद युवती थी, जो सामान्यतः जल्द घबराने वालों में से नहीं थी। उसने गाड़ी रोकी, महिला खिड़की के पास आकर झुकी तो उसने शीशा नीचे कर उससे पूछा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? वो औरत थोड़ा गला खंखार कर बलगमी सी आवाज में बोली, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं। पास ही मेरा घर है और मेरे इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमारी गाड़ी पिछले 2 दिन से बिगड़ी पड़ी है और बेटे को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगी? न को वो औरत सच बोलती लगी। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे अपने घर तक ले चलिए। महिला पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। नीला ने महसूस किया कि अचानक ही गाड़ी में सड़े हुए गोश्त सी बदबू भर गई हो। नीला कुछ चौंकी, फिर सोचा शायद बाहर कोई जानवर मरकर सड़ रहा होगा। गाड़ी का दरवाजा खुलने से बदबू अंदर भर गई है और ब्लोअर चलने से गाड़ी में फैल गई है। उसने गाड़ी उस औरत के बताए रास्ते पर बढ़ा दी। थोड़ी दूर पर एक पुराने बंगले टाइप मकान के आगे उसने गाड़ी रुकवाई और उसी प्रकार घरघराती सी आवाज में बोली, आप ठहरो, मैं अभी बेटे को लेकर आती हूं। थोड़ी देर में वो अपने साथ कंबल में लिपटे एक अत्यंत जीर्ण शरीर के युवक को सहारा देकर लेकर आई। युवक बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। किसी प्रकार वो सीट पर बैठा और फिर औरत ने उसके बाजू में बैठकर दरवाजा लगा लिया। दरवाजा खुलने से बाहर की ठंडी हवाओं के कारण गाड़ी का तापमान अचानक काफी कम सा हो गया। नीला को भी ठंड का एहसास हो रहा था। उसने गाड़ी रिवर्स की और मुख्य सड़क की ओर बढ़ा दी। ला गाड़ी चला रही थी, मगर गाड़ी के अंदर की बदबू उसे परेशान करने लगी थी। वो सोच रही थी कि ये बदबू आखिर कम क्यों नहीं हो रही। चलते हुए वो शहर के नजदीक पहुंचने लगी। अचानक पीछे बैठी औरत ने घरघराती सी बलगमी आवाज में गाड़ी रोकने को कहा। नीला ने पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, हमें यहीं उतार दो। नीला चौंकी, क्योंकि उस जगह पर ऐसा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जहां वो लोग जा सकते थे। उसने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है और आपको बेटे को अस्पताल ले जाना है, वो बीमार है। तो औरत बोली, नहीं, यहां एक अच्छे वैद्य रहते हैं, हमें उनके ही पास जाना है, सो हम लोग यहीं उतरेंगे। गाड़ी रोकी और वो औरत दरवाजा खोलकर उतर गई। फिर उसने सहारा देकर अपने बेटे को भी उतारा और बिना पीछे देखे चल दी। रास्ते में गहरी धुंध थी और रात उतरने लगी थी, सो नीला को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए और बोली, मुझे क्या, ये मां बेटे जहां मर्जी जाए, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि अपने एडवेंचरस स्वभाव के चलते उसने उस जगह के भूगोल को ध्यान में बिठा लिया और ध्यान से बाहर देखा तो एक खंडहर सा मकान और बड़ा सा बरगद का पेड़ उसे दिखा। साथ ही सड़क पर किलोमीटर स्टोन भी पास ही लगा था, सो उसे लगा दोबारा आने पर जगह पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वो चल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के अंदर की बदबू खत्म हो गई थी। नीला ने सोचा, पहले उनके बैठने से बाहर की बदबू बंद गाड़ी में फंस गई होगी, जो दोबारा उनके उतरते वक्त दरवाजा खुलने पर बाहर निकल गई। नीला घर पहुंची और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने साथ लाया खाना माइक्रोवेव में गर्म किया और खाकर लेट गई। टीवी देखते हुए ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को नींद में उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ हलचल हो रही है। लाइट जलाकर सोने से उसे नींद नहीं आती थी, अतः कमरे में अंधेरा था, मगर उसे कुछ खटपट सी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। साथ ही कमरे में फिर वैसी ही सड़े मांस की बदबू भर गई थी। नीला की आंखें खुल गई। वो कमरे का मुआयना करने लगी। उसे लगा कि हलचल अलमारी के पास हो रही है, जहां उसके कपड़ों के अलावा उसका पर्स भी रखा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो जैसे बिस्तर से चिपक सी गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी, बस आंखों की हरकत जारी थी। उसने लेटे लेटे ही देखा कि अलमारी में कोई उसके पर्स को टटोल रहा है। अचानक पर्स नीचे गिर पड़ा और सारी हलचल खत्म हो गई। नीला भी
खुद को आजाद सी महसूस करने लगी। उसने उठकर लाइट जलाई। देखा उसका पर्स अलमारी से नीचे पड़ा है और उसमें रखी भगवान जी की तस्वीर बाहर की ओर निकली हुई है। कमरे में कोई बदबू भी नहीं थी। उसने पर्स उठाकर चेक किया, सभी कुछ ठीक था। बस एक अनजान सा पैकेट उसमें बाहर चिपका था जो उसका नहीं था, और वो पिछले हिस्से में बाहर की ओर ही अलग से चिपका सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने पर्स के नीचे उसे रखा था और फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होने से वो पर्स के साथ चिपक गया था। उसने पैकेट पर्स से अलग किया, घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और इत्मीनान से पी। फिर टीवी लगाया। बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे। वो भी नियमित योगाभ्यास करती थी, सो उसने चेंज किया और अपने आसन करने लगी। फिर लगभग 6 बजे उसने जॉगिंग सूट पहना और निकल गई। जॉगिंग को लौटकर सीधे नहाने चली गई। नहाकर फ्रेश महसूस करते हुए उसने नाश्ता बनाया और अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया। आज रविवार था और मौसम भी खुल चुका था। सुनहरी धूप निकली थी और सर्दी भी काफी कम थी। नीला को पर्स में चिपका पैकेट याद आया। उसने सोचा ये उन मां बेटे का ही होगा जो उसके पर्स में चिपक कर आ गया है। आज मौसम अच्छा देखकर उसने सोचा ये उन तक पहुंचा दे। उसने चेंज किया और गाड़ी निकाली। पैकेट साथ लेकर वो चल पड़ी उस ओर जहां से कल उसने उन मां बेटे को गाड़ी में बिठाया था। रास्ता लगभग साफ और खाली ही था। जगह भी थोड़ी दूर थी। शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर रही होगी। वह लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच गई। उसने वो मोड़ पहचाना और वो सड़क भी जहां से मुड़कर उस औरत ने गाड़ी में बेटे को बिठाया था, और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। मुड़कर थोड़ा चलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आता दिखाई दिया, जिसने गाड़ी उस ओर आते देखकर हाथ देकर गाड़ी रोकी। नीला ने गाड़ी उसके पास रोक दी और खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? बूढ़े उल्टा उससे ही पूछा, आप इधर कहां जा रही हैं? नीला बोली, थोड़ा आगे जो पुरानी हवेली है। उसमें बूढ़ा बुरी तरह चौंक उठा। उसने एक बार नीला को गहरी नजर से देखा, फिर बोला, आप उस जगह को कैसे जानती हैं? नीला ने रात की सारी बात बताई। सुनकर बूढ़े ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि क्या आप एक लाल रंग का पैकेट उन्हें वापस करने जा रही हैं? अब चौंकने की बारी नीला की थी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटी, मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि वो पुरानी हवेली मेरी ही है। आज उसमें कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी भरी पूरी दुनिया उस हवेली में आकर ही उजड़ गई थी। नीला को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगी। उसने गाड़ी से उतरकर उससे कहा, बाबा आइए, हम उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। आप मुझे पूरी कहानी बताएं। वे पास ही एक घने से पेड़ के नीचे बैठ गए। नीला ठंड को ध्यान में रखकर थर्मस में चाय लेकर ही चली थी। उसने थर्मस साथ ले लिया और वहां बैठकर चाय पीते हुए बूढ़े से कहानी सुनने लगी। बूढ़े ने शुरू किया। उस बूढ़े की बात सुनकर चौंकी और उसने उत्सुकतावश उससे पूरी कहानी सुनाने का आग्रह किया। बूढ़ा बोला, बेटी, ये आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है। मैं इस शहर में नया नया आया था। 7 पत्नी और बेटा थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर था। बहुत अच्छी कमाई थी, और हां, कुछ कंपनी के अकाउंट में गालमेल करके भी हर महीने में अच्छी खासी रकम कमा लेता था। मेरे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, अतः मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक हो गया। मैं प्राइम लोकेशन की विवादित प्रॉपर्टी पौने दाम में खरीदने और फिर उस पर मल्टी स्टोरी भवन बनवाकर बेचने के धंधे में लग गया। एक दिन मुझे एक ब्रोकर ने उस हवेली नुमा मकान का पता बताया। मैंने जानकारी ली तो पता चला वो किसी पुराने रईस खानदान का विवादित मकान है, जो कि उनके वारिसों के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीरान पड़ा है। मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो पता चला अधिकांश वारिस स्वर्ग सीधर गए हैं और अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो विदेश में बस गया है और यहां किसी परिचित को पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया। उससे मिलकर मैंने इस हवेली का सौदा पक्का कर लिया और एडवांस भी दे दिया। इस बीच मुझे किसी व्यापारी ने बताया कि वह संपत्ति सिर्फ विवादित ही नहीं, अभिशप्त भी है और उसे खरीदने या उसमें रहने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और उसे खरीद लिया। जब उसकी साफ सफाई करवाई तो मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस हवेली की तस्वीर के साथ
एक समाचार छपा था कि लगभग 3 दशक पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया था और लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि वो अभिशप्त जगह है। मैंने उस अखबार को फाड़कर फेंक दिया और घर वालों को जब इस हवेली को दिखाया तो मेरी पत्नी और बेटे को ये जगह बहुत पसंद आई। उन लोगों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। अतः मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक उस हवेली का अंदर से पूरा काया पलट करवा दिया, मगर बाहरी हिस्से को हेरिटेज की तरह वैसे ही रहने दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। लगभग साल गुजरने को आया। मेरे मन से भी अब भय दूर हो चला था। अचानक एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से दोपहर में असमय घर लौटा और आते ही उल्टियां करने लगा। पत्नी ने घर पर उपलब्ध दवाई उसे दी, मगर उसकी उल्टियां बंद ही नहीं हो रही थी। पत्नी ने घबराकर मुझे ऑफिस फोन लगाया, मगर मैं एक जरूरी मीटिंग में था और फोन साइलेंट था, सो कॉल नहीं ले पाया। पत्नी किसी तरह टैक्सी बुलाकर बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर ने चेकअप करके उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसका इलाज चालू हो गया। मीटिंग से फुर्सत होकर मैंने फोन चेक किया और पत्नी के 8-10 मिस कॉल देखकर मैंने घबराकर उसे फोन लगाया। उसने सब हाल बताया और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वहां बेटे की उल्टियां बंद हो गई थी, मगर डॉक्टर ने एहतियातन उसे आज रात एडमिट रखकर सुबह छोड़ने को कहा, तो हम दोनों भी सहमत हो गए। अगले दिन हम बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर लौटे। 2 दिन वो आराम करता रहा। तीसरे दिन उसने कॉलेज जाने की जिद की। उसकी मां ने समझाना चाहा, मगर वो नहीं माना और अपनी बाइक लेकर निकल गई। मगर उस दिन भी उसे वैसी ही उल्टियां शुरू हो गई और वो किसी तरह घर पहुंचा। घर तक आते आते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मेरी पत्नी उसे तुरंत उसी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने फिर उसे ड्रिप चढ़ाई और दवाइयां दे दी। रात तक हालत संभल गई। सुबह डॉक्टर ने कहा, शाम तक चेक कर ले, सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। शाम तक उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई और हम उसे घर ले आए। हम लोग खाना खाकर देर रात सोने चले गए। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे बेटा बड़ी जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर हम पति पत्नी उसके कमरे की ओर भागे तो कमरे की मध्यम सी रोशनी में हमने देखा वो बिस्तर पर थर थर कांप रहा था। हमने कमरे की लाइट जलाई और उससे पूछा क्या हुआ, तो वो कांपती आवाज में बोला, मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कमरे में एक साया सा घूम रहा है। मैंने हल्की रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो एक जले हुए चेहरे वाला डरावना सा व्यक्ति था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और वो मुझे ही देख रहा था। मुझे जगह देखकर उसने खरखराती सी आवाज में मेरा नाम लेकर कहा, ये मेरा घर है जो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे धोखे से छीन लिया था और मुझे जलाकर मार डाला था। उसने मेरे जले शरीर को इसी कमरे में दफन कर दिया था। इसलिए मैं आज तक यहां रहता हूं और कोई भी मेरे मकान पर कब्जा करके रहने आता है तो उसे भगा देता हूं। तुम भी भाग जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और मुझसे जिद करने लगी कि हम उस मकान को छोड़ दें, मगर मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। दरअसल मैंने उस हवेली पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर अपने रहने के लिए उसे सजाया था। मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ देता? मुझे क्या मालूम था मेरी ये जिद ही मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर मां बेटे रात भर उसी कमरे में जागते रहे, जबकि मैं अपने बिस्तर में आकर आराम से सो गया। सुबह हम सभी ने फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पर ही मेरी पत्नी ने फिर इस जगह को छोड़ने की बात उठाई तो मैंने झिड़क कर कहा, तुम भी फालतू बातों से डर रही हो, कुछ नहीं होने वाला, और उसकी बातों को अनसुना कर ऑफिस निकल आया। शाम को मैं लौटा तो चाय देते हुए पत्नी ने कहा कि उसे बड़ा डर लग रहा है और वो किसी पंडित या जानकार को बुलाकर पूजा पाठ करवाना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद मैं मान गया, मगर शर्त रखी मेरी अनुपस्थिति में, अर्थात मेरे ऑफिस जाने के बाद ही वो ये सब आयोजन करे और मेरे आने से पहले सब समेटकर साफ सफाई कर दे। वो मान गई और तीसरे दिन उसने सब प्रबंध कर दिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर पूजा पाठ वगैरह करवाया गया और मेरे लौटने तक सब समाप्त होकर घर साफ कर दिया गया था। बस बेटे के कमरे के दरवाजे पर कुछ काली पोटली में लटका दिया गया था और कमरे में भी कुछ सामग्री रखी थी।
मैंने गुस्से में दरवाजे पर लटकी पोटली खींचकर निकाली और उसे फेंक दिया। मैं पत्नी पर चिल्लाने लगा कि यह सब क्या तमाशा है। मैंने पूजा करने की अनुमति दी थी, न कि यह सब टोना टोटका करने के लिए। पत्नी ने मुझसे बहुत विनय की कि मैं ऐसा न कहूं, बेटे का नुकसान होगा, मगर मैं तो ऐसी बातें मानता ही नहीं था। सो मैं उसे और उस पंडित दोनों को बुरा भला कहता रहा। मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं अपने परिवार का सर्वनाश कर रहा था। मुझे यह बात अगली सुबह समझ आई, मगर तब तक तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। इतना कहकर बूढ़े ने गहरी सांस ली। को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। वो उत्सुक थी पूरी कहानी जानने के लिए। थोड़ा रुककर बूढ़े ने कहना शुरू किया। वो बोला, अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने चाय बनाई। हम दोनों ने गार्डन में बैठकर चाय पी। मैंने बेटे के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, कई दिन बाद आज थोड़ा आराम से सोया है, देर तक सोने दो, फ्रेश होकर उठेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में गेट पर हलचल सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा। बाहर पुलिस थी। थानेदार ने आकर मुझे बताया कि मुझे उसके साथ थाने जाना होगा। मैंने वजह जानना चाहिए तो बोला, आपने ऑफिस के करोड़ों रुपयों का गबन किया है हमारे पास। आपके नाम का वारंट है। आपकी इज्जत का ख्याल कर मैं आपको साथ चलने को कह रहा हूं, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। मैंने अपने वकील से बात करने की इजाजत मांगी, मगर उसने कहा कि थाने चलिए, वहीं उन्हें बुला लीजिएगा। मुझे वहीं से थानेदार के साथ जाना पड़ा। पत्नी से भी नहीं मिल पाया। मैंने चौकीदार को कहा, मैडम को बता देना मैं थाने गया हूं। मैं थाने आ गया। पीछे जो सर्वनाश हुआ उसके फलस्वरूप मैं तबाह हो गया। मुझे उसी रोज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। वहीं से मुझे जेल भेज दिया गया। खबर मेरे घर भेज दी गई। अगले दिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिलने आया। मैंने उससे घर का हाल पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। किसी तरह उसे होश में लाया गया तो वो बेटे को खबर देने उसके कमरे में गई। वहां हमारा बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे उसने किसी बहुत भयंकर चीज को देख लिया हो। पत्नी उसकी मौत और मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर जो बेहोश हुई, फिर नहीं उठ पाई। खबर सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। वकील मुझे न जाने क्या क्या समझाता रहा, मगर मैं तो सुध-बुध खो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 बरस हुए मुझे कुछ होश आया। मैंने अपने आप को पागल खाने में पाया, जहां डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। मैंने जानना चाहा, मैं वहां कितने दिन से हूं, तो उन्होंने बताया पिछले 7 साल से वहां था और मेरा ठीक होना एक चमत्कार था। मुझे वहां से बाहर आकर घर जाने की चिंता हुई, मगर गेट पर मेरा वकील मुझे लेने आया हुआ था। उसे पागल खाने से सूचना दे दी गई थी, क्योंकि उसने ही मेरा इलाज इस पागल खाने में करवाया था और मेरे पागलपन के आधार पर मेरे विरुद्ध चल रहा केस भी रद्द करवाया था। उसने मुझे अपने साथ लाकर अपने ही घर पर ठहराया। मुझे बताया कि मेरी वो हवेली अब वीरान पड़ी है और मेरी अन्य प्रॉपर्टी नीलामी में बेचकर कोर्ट ने गबन की राशि की भरपाई कंपनी को करवा दी है। उसमें से ही कुछ पैसे जो बच गए हैं वो मेरे अकाउंट में कोर्ट ने ही जमा करा दिया है और बस वही मेरी कुल जमा पूंजी है। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। बस मैं एक नजर उस सत्यानाशी हवेली को देखना चाहता था, जहां मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं वकील से विदा लेकर यहां आया और उस हवेली के सामने सिर झुकाकर मैंने अपनी गलतियों की माफी मांगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे माफी मांगते ही कोई धीरे से मेरे कान में कह गया कि जा, तुझे तेरे किए की पर्याप्त सजा मिल गई है, तुझे माफ किया। मैं यहां पास ही एक मकान किराए से लेकर रहता हूं और तब से मैं अक्सर इतवार को इस हवेली के पास आ जाता हूं। हवेली की कहानी बताकर बूढ़े ने थोड़ा विराम लिया तो नीला ने थर्मस से दोबारा चाय भरी और दोनों चाय पीने लगे। चाय खत्म करके नीला ने उत्सुकता से पूछा कि इस लाल पैकेट का क्या रहस्य है। क्या यह अनजाने में मेरी गाड़ी में छूट गया था या जानबूझकर छोड़ा गया था? क्योंकि हवेली का रहस्य जानने के बाद मुझे लगता है कि पैकेट जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि मैं उस हवेली में जरूर जाऊं। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी,
तुम्हारे दिमाग का दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यह सही है कि यह पैकेट तुम्हारी गाड़ी में जानबूझकर छोड़ा गया था और रात में भी जानबूझकर इसे वापस नहीं लिया गया था। वो बोला, अब सुनो। दरअसल मेरी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद मुझे पागलपन का दौरा पड़ गया था और मैं उनका क्रियाकर्म नहीं कर पाया था। सरकार ने ही किसी एनजीओ के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करवाया था और उसके बाद कोई भी कृत्य संपन्न नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। लगभग 7-8 साल बाद मैं ठीक होकर लौटा तो मैंने जब उनके लिए पूजा पाठ करवाई तो मुझे पंडित जी ने बताया कि दरअसल उनकी चिता लावारिसों की तरह जलाई गई थी, अतः किसी तांत्रिक ने उनकी अस्थियां उठाकर उन्हें सिद्ध कर लिया था और उनकी मुक्ति का उपाय लिखकर उस लाल पैकेट में छुपा दिया था। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों की आत्माओं को बताया था कि जब भी उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी तब इस पैकेट के माध्यम से उन्हें समय पर किसी जिंदा इंसान को हवेली में लाकर उसे डराकर मार देने से इनकी शक्ति पुनः बढ़ जाएगी। बस तभी से ये जब जरूरत होती है इसी तरह किसी को फंसाकर हवेली बुलाते हैं और फिर उसे अपने भयंकर कारनामे दिखाकर मार डालते हैं। उसे मारकर इनकी शक्ति फिर बढ़ जाती है। अक्सर ये चालाकी से अपने शिकार को ऐसे समय बुलाते हैं जब इस ओर कोई नहीं आता। नीला ने पूछा, आपको ये बातें कैसे पता चली? तो बूढ़ा बोला कि पंडित से तांत्रिक वाली बात पता लगने पर मैंने किसी जानकार की खोज शुरू की। काफी समय बाद मुझे एक बार एक महान साधु बाबा सफर के दौरान ट्रेन में मिले। उन्होंने स्वयं मुझे पास बुलाया और बोले, बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटे की अकाल मृत्यु और उसके बाद उनकी सदगति को लेकर काफी समय से परेशान है। तुझे यह भी मालूम हो गया है कि वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर हत्याएं भी कर रहे हैं, मगर तू घबरा मत, मैं तुझे उपाय बताता हूं। और फिर उन्होंने ही मुझे इस लाल पैकेट का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पैकेट को खोलने पर इसके अंदर एक कागज में कुछ राख और अस्थियों के अवशेष मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह ले जाकर श्मशान में जलती किसी भी चिता में डाल देने से मां बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शर्त यही है कि इस पैकेट को खोलते ही उन दोनों को पता चल जाएगा और वे हर प्रकार से इसे बचाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में वे पैकेट खोलने वाले की जान भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सुनकर नीला को झुरझुरी सी आ गई। उसने सोचा कि यदि ये बूढ़ा मुझे न मिला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। उसने एक झटके से शरीर को हिलाया और फिर बोली, बाबा, यहां से श्मशान कितनी दूर होगा? बूढ़ा बोला, लगभग 30 किलोमीटर। नीला बोली, चलिए मैं आपके साथ चलती हूं, आप उन दोनों को आज मुक्ति दिला दीजिए। बूढ़े ने आश्चर्य से उसको देखा, फिर बोला, तुम ये सोच समझ कर कह रही हो ना बेटी? नीला बोली, हां बाबा, आपकी कहानी सुनकर मुझे सचमुच आपसे सहानुभूति हो गई है। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों जन गाड़ी में बैठ गए और नीला ने गाड़ी रिवर्स करके वापस मेन रोड की ओर मोड़ दी। मेन रोड वहां से लगभग आधा किलोमीटर रही होगी। थोड़ा चलकर अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। नीला चौंकी, क्योंकि उसकी गाड़ी नई थी और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं थी। उसने रेस बढ़ाई और क्लच दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। उसे मालूम था कि क्लच दबाकर ज्यादा दूर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि क्लच प्लेट जलने का खतरा है। बूढ़े ने उसे कहा, बेटी, किसी भी तरह हमें मेन रोड तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनकी शक्ति का क्षेत्र हवेली से सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही प्रभावी है और मेन रोड हवेली से लगभग 2 किलोमीटर ही दूर है। उसके बाद वो कमजोर पड़ जाएंगे, मगर वो हमें इस बीच रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि हम डरकर पैकेट फेंक दें। नीला ने गाड़ी चलाना जारी रखा और उन्होंने झटके खाते हिचकोले लेते कैसे भी करके आधे से अधिक दूरी पार कर ली। चूंकि वे लोग मेन रोड के मोड़ के नजदीक ही रुके थे, सो नीला ने सोचा इतनी दूर तक क्लच दबाकर चलने से शायद नुकसान ना हो। अचानक गाड़ी बंद सी होने लगी। बूढ़े ने कहा, बेटा रोकना मत, कैसे भी गाड़ी चलाते रहो, वरना शायद हम दोनों नहीं बचेंगे। मगर गाड़ी तो 3-4 झटके लेकर आखिर खड़ी हो गई। नीला ने बहुतेरी कोशिश की स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई।
नीला ने देखा, सामने बस थोड़ी दूर ही मेन रोड दिखाई दे रही थी। उसने अचानक बूढ़े से कहा, बाबा जल्दी गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर मेन रोड पहुंच सकते हैं। मैं पैकेट लेकर दौड़ जाती हूं, आप भी पीछे आ जाओ। बूढ़े ने उसकी बात मान ली और नीला तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर पैकेट हाथ में लेकर मेन रोड की ओर दौड़ पड़ी। वो प्राणपण से दौड़ रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर मन भर के हो गए हों। अचानक उसे ख्याल आया, कल रात पर्स में से भगवान जी की तस्वीर बाहर आ जाने से वो रहस्यमय साया उसके कमरे से गायब हो गया था। उसने पर्स में हाथ डालकर भगवान जी की तस्वीर को छुआ छूते ही उसे राहत सी महसूस हुई। उसने वैसे ही तस्वीर पर हाथ रखकर दौड़ जारी रखी और मेन रोड पर काफी आगे तक पहुंच गई। उसने साफ महसूस किया उसके पैर एकदम नॉर्मल हो गए थे। वो ठहर गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वे आते दिखे। उनके सर से खून निकल रहा था। बेचारे किसी तरह नीला तक पहुंचे। नीला ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तो वे बोले, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की मगर सफल नहीं हुए। आखिर मैं भी उनकी पनहुच से दूर हो गया। नीला ने उनकी चोट से बहता खून अपने रुमाल से पोंछा और गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बाबा को दवा लगा दी। फिर दोनों पैदल चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर वे ठहरे, क्योंकि पैदल चलने से बूढ़े की सांस फूलने लगी थी। वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। नीला का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक एक खाली टैक्सी आती दिखाई दी। नीला ने उसे हाथ देकर रोका और शहर की ओर चलने का पूछा। टैक्सी ड्राइवर तैयार हो गया। बूढ़े बाबा को पहले टैक्सी में बिठाकर नीला बाद में चढ़ी। टैक्सी चल पड़ी शहर की ओर। शहर के मुहाने पर ही श्मशान था। उन्होंने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, क्या वो लगभग आधे घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि उन्हें लौटना भी है। ड्राइवर तैयार हो गया। वे दोनों उतरकर श्मशान में चले गए। वहां 2 चिताएं जल रही थीं। बाबा ने वो लाल पैकेट खोला और उसके अंदर रखी 2 पुड़ियाओं को निकालकर दोनों जलती हुई चिताओं में एक एक पुड़िया डाल दी। दोनों चिताओं की आग अचानक भभक उठी। बहुत तेज लपटें निकलने लगी। नीला ये देखकर सिहर उठी। अचानक दोनों चिताओं के ऊपरी हिस्से में 2 आकृतियां उभर आई। नीला घबरा गई, मगर बूढ़े बाबा ने दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि आप दोनों को मुक्ति प्राप्त हो। आकृतियों ने भी हाथ जोड़े और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। बूढ़ा फपक कर रो पड़ा तो नीला ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, देखो बाबा, आज इतने सालों बाद आपकी पत्नी और बेटे को उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से और प्रेतलोक से मुक्ति मिल गई। बाबा ने रोते हुए कहा, मैं आज उनके जाने का ही तो शोक मना रहा हूं बेटी। आज तक तो सिर्फ उनकी मुक्ति की कामना ही करता रहा, कभी उनके लिए शोक मनाने का अवसर ही नहीं मिला। नीला उन्हें साथ लेकर श्मशान से बाहर आ गई और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से उसी जगह वापस चलने को कहा जहां से वो बैठे थे। टैक्सी वापस उस जगह उन्हें छोड़कर चली गई। उतरकर नीला अपनी गाड़ी के पास गई। उसने उसे स्टार्ट किया तो तुरंत चालू हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा आप अब कहां जाओगे? तो वे बोले, बेटी अब तो मेरा यहां काम पूरा हो गया है। मैं भी अब सब बेच बाच कर तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। अभी कुछ दिन यही किराए के मकान में ही रहूंगा और उन दोनों का विधिवत क्रियाकर्म करके तब यहां से जाऊंगा। तुम आती जाती रहना। उनसे विदा ली और वापस अपने घर को चल पड़ी। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।